अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हम लोग के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से पहले कई मरतबा हमने आपके लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर प्रोग्राम पेश किए और उन जराइम में मुलव्विस अफराद के हवाले से मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने कहा कि इनको इंसान नहीं कहा जा सकता, ये इंसान नहीं बल्कि दरिंदे हैं, इनको इबरतनाक सज़ा सुनाई जानी चाहिए और बर्बरियत की ये मिसाल है। लेकिन आज के प्रोग्राम में जो हम आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं, इसका कभी हमने सोचा भी नहीं था। एक ऐसा वाक़या कि जिस पर इंसानियत भी शर्मिंदा है, एक ऐसा वाक़या कि जिस पे हर कोई थर थर कांप उठा है। अब से कुछ रोज़ पहले एक ऐसी खबर नशर हुई कि जिस पर सबको ताज्जुब हुआ, हैरानगी हुई, परेशानी हुई, दुख हुआ और तफसील कुछ यूँ थी कि दो अफराद, दो भाई फरमान और आरिफ, मुर्दों की लाश को कब्रिस्तान से निकाल के लाश की बेहुरमती करते हुए उसको रात की तारीकी में, अंधेरे में अपने घर में लेकर आते हैं और उनके जिस्म के आज़ा अलहदा करते हैं और उनको पकाकर खुराक के तौर पे खाते हैं। और इस वाक़े में कि जो मंजर आम पर आया, इसमें एक मासूम बच्चे को, जिसको उसके अपनों ने, प्यारों ने आहों में, सिसकियों में दफन किया, उसकी लाश का इस्तेमाल किया गया और जिस्म के बाकी अज़ा तो अलहदा करके पकाकर दोनों भाई खा चुके थे, लेकिन अभी सर का हिस्सा बाकी था। जो जब यहाँ पर इतला मौसूल हुई, पुलिस यहाँ पर पहुंची तो देखने में आया कि सर अभी भी मौजूद था, बाकी जिस्म अलहदा किया जा चुका था। इन दो भाइयों के बारे में मुख्तसरन मैं आपको ये बताऊं कि ये पहली मर्तबा ये सब नहीं कर रहे, बल्कि इससे पहले भी 3 साल पहले यही सब कुछ कर रहे थे, इसी घर में कर रहे थे। तब भी गिरफ्तार हुए, तब भी उनको सज़ा सुनाई गई और सज़ा अपनी मुकम्मल करके 2 साल के बाद जब वो वापस लौटे तो अपने इस मकरू अमल से, इस मकरू फेल से बाज ना आए। इसकी मज़ीद तफसील हम आपको बताते हैं। इस घर में हम दाखिल होते हैं जो कि 3 कमरों पर मुश्तमिल है। इस घर की जो बैरूनी दीवार है वो गिराई जा चुकी है और पहले तो मौजूद थी क्योंकि भाई यहीं पर रहते थे और अब पुलिस ने हिफाजती तदाबीर के तौर पे यहाँ पे खारदार तार लगाई हुई है ताकि तफ्तीश के लिए यकीनन यहाँ पर पुलिस को आके मज़ीद शवाहिद इकट्ठे करने हैं, मज़ीद मालूमात इकट्ठी करनी है कि यहाँ पर क्या कुछ किया जाता रहा है इन दोनों भाइयों की तरफ से, जिसकी यकीनन हमने पुरजोर मजम्मत की है। और सज़ा की जहाँ तक हमने बात की है तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि सज़ा इनको 2 साल की क्यों हुई। इस वजह से हुई क्योंकि ऐसे जुर्म का कभी सोचा ही नहीं गया था, कानून साजी ही नहीं है कि ऐसे जुर्म में अगर कोई मुलव्विस होगा तो उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा, उसको क्या सज़ा सुनाई जाएगी। और दूसरी जानिब मजहबी नुक्ता नज़र से भी ऐसे अफराद का तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। इस घर की तफसील बताते हुए सबसे पहले मैं आपको इस कमरे में लेकर चलता हूं और यहां पर दिखाता हूं कि अंदर के क्या मनाजिर हैं। ये कमरा खाली है बिल्कुल। इस कमरे में ज़मीन पर कुछ कूड़ा करकट मौजूद है। साथ एक तरफ हमने देखा है कि स्टील का जग है, स्टील का ग्लास है, एक कप मौजूद है, साथ में एक छोटा प्याला मौजूद है, एक ट्रे है स्टील की और बाकी इस कमरे में और कुछ भी नहीं है। और एक झूला मौजूद है जो कि बच्चों को झुलाने के लिए लोग घर में रखते हैं, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि ये झूला इस्तेमाल किया जाता रहा है। यहाँ पर कभी ना कभी कोई ना कोई तो बच्चा यहाँ पर मौजूद रहा है जिसको झूले झुलाकर उसका वक्त बिताते रहे हैं और बच्चे का साथ देते रहे हैं। दूसरी जानिब कुछ कपड़े यहाँ पर बिखरे हुए मौजूद हैं, कुछ एक यहाँ पर डंडा मौजूद है, उसके अलावा खिड़कियाँ टूटी हुई हैं कमरे की, पंखा तो लगा हुआ है लेकिन इस्तेमाल में नहीं है। और यहाँ पर दोनों भाइयों में से एक भाई का नाम भी दीवार पे लिखा हुआ है, आरिफ। दूसरे भाई का नाम फरमान है, फरमान बड़ा भाई है, आरिफ छोटा भाई है। ये वो कमरा है जो कि इस्तेमाल में नहीं था लेकिन इस घर का, इस मकान का हिस्सा है। अब आपको हम लिए चलते हैं दूसरे कमरे की जानिब और वहाँ के मनाजिर दिखाते हैं। और ये जो दूसरा कमरा जिसकी तरफ हम आपको लेकर जा रहे हैं, ये कमरा इस्तेमाल में था। इस कमरे में पलंग भी मौजूद है, इस कमरे में कपड़े भी मौजूद हैं और इसी कमरे से वो तमाम दिल दहला देने वाले शवाहिद भी मिले, इंकशाफात भी हुए कि जिसका हमने मुख्तसरन तस्करा भी किया है। इस कमरे में जाते हैं और चलकर आपको दिखाते हैं कि इस कमरे की अंदरूनी हालत क्या है। दाखिल होते ही सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये कुछ कुर्सियाँ दिखाई दे रही हैं जो कि
4 से 5 कुर्सियां हैं जिनको ऊपर तले रखा गया है। दूसरी जानिब ये वॉशिंग मशीन है जो बंद पड़ी हुई है। इस कमरे में दाखिल होते ही एक बदबूदार ये कमरा है, इसमें स्मेल है। साथ में ये एक मुझे ड्रम दिखाई दे रहा है जो कि जिसमें अमूमन लोग तेल या पेट्रोल वगैरह भी डालते हैं और अगर कोई चाहे तो इसको पानी डालने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही साथ आप ये देखिए कि नमाज पढ़ने के लिए जगह मौजूद है और तस्बीहां भी मौजूद हैं। यहाँ पर ये पंखे का कनेक्शन मौजूद है लेकिन पंखा नहीं है। सामने ये अलमारी है और अलमारी के ऊपर भी कुछ एक बोरी का जो कपड़ा है वो मौजूद है। एक डब्बा दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब ये संदूक है यहाँ पर मौजूद और ये जो संदूक हैं इन्हीं में से एक में जी हाँ, वो बच्चा जिसका मैंने प्रोग्राम के आगाज में जिक्र किया कि जिसका सिर्फ सर मौजूद था, उसका जिस्म जो है वो पकाकर खाया जा चुका था, उसका सर भी यहीं पर इन्हीं में से एक में रखा गया था। इस मौके पर इस कमरे की मजीद तफसील बताते हुए जो मुतलका थाने के SHO हैं अमीर खान साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हमारा साथ देते हुए मजीद तफसील हमें बताएं, मजीद नाजरीन को आगाह करें। खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। खान साहब, एक तो सबसे पहले मैं जब कहीं पुलिस की कारकर्दगी अच्छी ना हो तो मैं तनकीद भी करता हूं, लेकिन आज मुझे आपको इस पर मुबारकबाद पेश करनी होगी कि अगर आप बर वक्त कार्रवाई ना करते तो ऐन मुमकिन है कि ये भाई अपना ये मकरू अमल जारी रखते और मजीद कब्रों में से लाशों को निकाल के उनकी बेहुरमती करके यहां पर लाकर ये मकरू अमल किया जाता रहता। मुझे ये बताइए कि आपकी टीम जब यहां पर पहुंची तो आपने यहां पहुंचकर आपको क्या कुछ देखने को मिला? उस वक्त इस कमरे की क्या तफसील थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 14 तारीख को वाक़या हुआ है। 14 तारीख को मुझे सिक्योरिटी कांस्टेबल ने इतला दी है बजरिया फ़ोन कि SHO साहब, मैं इस तरह उस गली से गुजरा हूँ तो दोबारा फिर स्मेल आ रही है वहाँ से, तो मुमकिन है कि ये दोबारा जो है ना वही काम पर लग गया है। क्योंकि यकीनन लाश निकाल के लेकर आए तो उसकी स्मेल तो होगी। स्मेल तो थी ना जी, गली से स्मेल आ रही थी। बिल्कुल। और ये वो मकान जो है इसके ये कमरों से बाहर का जो सारा एरिया है ये तो सब खुला है जी, खुला है। तो वो स्मेल, क्योंकि इंसान की वैसे भी मुर्दार की जो बदबू होती है वो ज़्यादा होती है, तो बदबू आने पर हमने फौरन एक्शन किया, इधर मौका पर पहुंचे तो जिस कमरे में हम खड़े हैं इसके इस कोने में एक गट्टू था, उसके अंदर जो है ना एक बच्चे का सर था जो तकरीबन 10-11 माह का मालूम होता था। नीचे वाला हिस्सा उसका नहीं था, तो उसका इधर एक भाई उस वक्त मौके पे मौजूद था, आरिफ उर्फ अफल जो है, उसको हमने काबू कर लिया। उससे पूछा तो उसने बताया कि हमने एक कढ़ाई में निचले वाला हिस्सा जो है वो पकाकर आधा जो है ना खाया है दोनों भाइयों ने, और आधा बकाया जो है ना बचा हुआ है। जो दूसरा साथ वाला कमरा है उस कमरे से उन्होंने कढ़ाई में वो पका हुआ निकाल कर दिया। फिर चूंकि स्मेल इंतहा की आ रही थी, अच्छा, बहुत ज्यादा। मैं चाहूंगा कि जरा उस तरफ उस जगह के करीब जाकर आप मुझे जरा बता सकें, बल्कि हम ये संदूक भी खोल के देखना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या हमें आसार देखने को मिलते हैं। नाज़रीन, ये वही कमरा है कि जहाँ पर ये दोनों भाई, ये आदमखोर भाई लाते रहे हैं लाशों को कब्रिस्तान में से, कब्र में से निकाल के लाश की बेहुरमती करते रहे हैं और उसके बाद यहीं पर लाकर लाश को उनके आज़ा अलहदा करके उनको इस्तेमाल करते रहे हैं खुराक के तौर पे। जी खान साहब, ये जो बकस पड़े हैं ना जी, इसके पिछली तरफ जो है ना गट्टू था, ठीक है, प्लास्टिक का, ठीक है, उसमें वो बच्चे का सर था। जो ही हम इधर दाखिल हुए हैं तो स्मेल की इंतहा की आ रही थी। स्मेल तो अभी भी कमरे में है, बहुत है जी। हाँ जी। तो हमने सर्च शुरू कर दी। देखते हुए ये पेटी जो है इसके ऊपर जो है ना कोने में, जब इधर आए हैं तो बहुत ज्यादा जो है ना काबिल बर्दाश्त भी नहीं थी जो स्मेल आ रही थी। हमने जो ही गट्टू उठाया तो उसमें बच्चे का सर था। फिर उसको पूछा है कि इसका निचले वाला हिस्सा कहाँ गया है, तो उसने कहा है हमने इस वाकये से एक दिन पहले निकाला है इसे और वो पकाया है। मैंने उससे सवाल किया है कि किस तरह पकाया है, उसमें क्या चीज़ डालते हो, क्योंकि यहाँ पूरे घर में कोई मिर्च मसाला या कोई हल्दी या कोई मिर्च, कोई चीज़ नमक वगैरह नहीं था। तो उसने कहा है सिर्फ पानी में हम उबाल कर खाते हैं। नाज़रीन, ये इस संदूक में यहाँ पर ये कपड़े दिखाई दे रहे हैं जिसमें कुछ बच्चों के और ख़वातीन के कपड़े भी हैं।
ये बिल्कुल इसी जगह पर वो रखा गया था गट्टू? बिल्कुल इस जगह पे रखा गया था, इस जगह पे मौजूद था। तो इसका, ये दोनों भाई शादीशुदा हैं। दोनों भाई शादीशुदा जो आरिफ था ना, उसकी बीवी को इसने तलाक दे दी थी, उससे एक बच्चा है इसका, तकरीबन 6-7 साल उसकी उम्र है। और जो फरमान है उसके 7 बच्चे थे, 2 बच्चे उसके मर गए थे, वो खा गए थे। अपने बच्चे खा गए, अपने बच्चे भी, फरमान अपने बच्चों को खा गया, अपने बच्चों को भी खा मरने गया के था। बाद उनकी मरने भी के बाद लाश कब्र से निकाल के खा गया था। नाज़रीन, जैसे कि भी एसएचओ साहब ने आपको बताया कि फरमान के अपने 7 बच्चों में से 2 बच्चों का इंतकाल हुआ और ये अपने ही बच्चों की लाश कब्र से निकाल कर उनके साथ भी उनके जिस्म को, अज़ा को अलहदा करके उबाल कर उनको खा लिया। दीगर यहाँ का जो घर का, इस कमरे का अंदर का हाल है, यहाँ पर हर तरफ गर्द ही गर्द है। और ये इस तरफ ये क्या है खान साहब? ये किसी परिंदे के पर है। परिंदे के पर है। क्या खुदाई करके यहाँ तो नहीं कहीं कुछ उन्होंने कुछ नहीं, दफनाया? यहाँ खोद कर हमने चेक किया है कि यहाँ कोई अज़ा या कोई इस किस्म का कोई चीज तो नहीं मिल रहा कि कोई शायद बाकी हिस्सा जो है ना किसी जगह पे दफन कर दिया हो। ठीक है। और इस अलमारी में भी? जी, इस अलमारी में कपड़े वगैरह थे, कुछ कपड़े सर्च किया है, ये भी सारी सर्च की जो है ना, अलमारी अब खाली है। इसमें एक लॉकर भी है और बस एक आध कपड़ा पड़ा हुआ है, इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है। ऊपर वाला हिस्सा भी जो है वो बिल्कुल खाली है। यहाँ पर खड़ा होना जो है वो माहौल है, इतनी यहाँ पर इस कमरे में बदबू है कि जिसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। नाज़रीन, आपको इस कमरे से हमने तफसील बताई। इस घर का एक तीसरा कमरा भी है जिसके बारे में अभी एसएचओ साहब ने बताया कि वहाँ पर ये गोश्त पकाते थे, उबालते थे और वहीं पर फिर इसको खाते भी थे। उस कमरे की क्या तफसील है, क्या उस कमरे की सूरत हाल है, ये हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें लेनी है एक ब्रेक। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। कितने दिन दफनाए जाने के बाद ये लाश निकाली गई? दिन को दफनाई थी, सुबह चेक की तक कब्र खुली हुई थी तो लाश नहीं थी। ये भी सुनने में आया कि कुत्ते भी खाए? जी हाँ सर, रात भी मैंने जी 2-3 कुत्ते मेरे जी घर में आ गए थे, उनको जी मैंने ज़िबा करके जी, पानी की कमी हो जाती है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज के प्रोग्राम में हम इस अफसोसनाक, अंदोनाक वाक़े की बात कर रहे हैं जिसको सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं। और ये कहने की हद तक नहीं है, हकीकतन ऐसा ही हुआ है कि 2 भाइयों ने मुर्दा लाशें कब्रों से निकाली और निकाल कर उनके जिस्म को, अज़ा को अलहदा करके पका कर खाते रहे। ये दोनों भाई, इनको आप मुर्दा खोर कहें, इनको आप आदम खोर कहें। हम उस घर की तफसील आपको बयान करें। हमारे साथ एसएचओ साहब भी मौजूद हैं। हमने आपको 2 कमरों का अहवाल तो बता दिया, लेकिन अब हम उस कमरे में दाखिल हो चुके हैं कि जहाँ पर ये गोश्त को, यानी कि इंसानी अज़ा को काट के पकाया जाता था। मुझे ये बताइएगा कि ये सब करते कैसे थे? ये चाकू और कुल्हाड़ी, एक कुल्हाड़ी बरामद हुई है। अच्छा। उस कुल्हाड़ी से जो है ना टुकड़े करके उसके, और चाकू से, छुरी से जो है ना उसको काट कर फिर वो पकाते थे। नहीं, अच्छा, आपने कुल्हाड़ी की बात की है। मुझे यहाँ पर ये कुल्हाड़ी दिखाई दे रही है, ये क्या वही कुल्हाड़ी है? नहीं, ये वही कुल्हाड़ी नहीं है, वो हमने कब्जे में लिया। ये गन्ना काटने के लिए, ये वो नहीं है। ठीक है, लेकिन वो ये कुल्हाड़ी और थी। ठीक है, वो कुल्हाड़ी और हमने कब्जे में ली, वो आपके कब्जे में है। और बाकी मुझे ये बताइए कि अब सज़ा जो इनको होनी है, गिरफ्तार हो चुके हैं, वो सज़ा किस तरह से होगी? कानून तो अभी भी मौजूद नहीं है। नहीं, मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह कानून। अब हमने 780 लगाया है उस पर, और कल अदालत में हमने पेश किया और अदालत को असिस्ट किया है और बावर कराया है कि ये 780 बनता है। 780 का मकसद भी यही है कि ऐसा फेल जिसकी वजह से लोगों के अंदर खौफ व हिरास फैले, और ये तो पूरे पाकिस्तान में खौफ व हिरास फैला हुआ है कि ऐसे इंसान भी मौजूद है इस पाकिस्तान की सरजमीन पर। इस कमरे की जी मजीद तफसील बताते हुए मुझे खान से भी बताइएगा कि ये कहाँ पर ये सब करते रहे हैं, कहाँ पर पकाते रहे हैं, कहाँ से आपको क्या मिला इस कमरे में? ये पेटी जो पड़ी है सामने,
इसके अंदर में कढ़ाई थी, इस पेटी के अंदर थी इसमें। उसमें से आधा गोश्त जो है ना उन्होंने खा लिया था और आधा पकाया था। इस पेटी में था, इस जगह पे जो है ना वो मौजूद थी कढ़ाई जिसमें वो पका हुआ गोश्त था। हम चाहेंगे खान साहब कि बाहर का जो हिस्सा है वहाँ पर भी मुझे एक तरफ जो घर में टॉयलेट इस्तेमाल किया जाता है जो बनाया गया है उसके साथ कहीं खुदाई करके भी दबाया गया था। हाँ, वहाँ भी दफन किया था। ये भी ज़रा तफसील बताइएगा। और आपको ये नाज़रीन ये भी बताए चलें कि ये जो गिरफ्तार मुल्ज़िमान हैं दोनों भाई आरिफ और फरमान, इनका ये भी बयान मंजर आम पर आया था कि जहाँ पर इनका ये भी कहना था कि अगर कोई मुर्दा लाश इनको ना मिले तो ये कुत्ता भी अगर इन्हें मिले तो वो भी पका कर खा जाते हैं। बेशक उन्होंने इंकशाफ में ये बताया है कि अगर हमें ये भूख ज़्यादा लग जाए और हमारा दाव ना लग सके कि कब्रिस्तान से कोई मुर्दा वगैरह निकालने का, तो हम कुत्ता वगैरह भी खा जाते हैं। कुत्ता वगैरह भी खा, 2 कुत्ते खा चुके हैं पहले। 2 कुत्ते खा चुके हैं पहले। खा चुके। ये घर का जो है वो टॉयलेट है जो कि बिल्कुल ही इसकी खस्ता हालत है, इस्तेमाल में नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर आप बता रहे थे कि इसी तरफ जो है वो कहीं पर इन्होंने सर को है ना जी, इस जगह पे उन्होंने एक आजाद जो है ना वो देखा है ना पुलिस को कि पुलिस आ गई है, तो उसने फौरन जो है ना इधर करके मट्टी डालने की कोशिश की है। तो हम चूंकि वो सीधा इधर आए तो हम भी जो है ना फौरी तौर पर इधर आए, तो इधर एक छोटा सा आजाद था पक्का हुआ। खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और इस तफसील से आगाह किया। और बहुत मुश्किल मराहिल में से पुलिस को भी यहाँ से गुजरना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा बदबू थी इस घर में, ख़ास तौर पे उन कमरों में। और इस घर की तफसील हमने आपको बताई कि इस घर के कितने कमरे हैं, कमरों में क्या क्या था, किस तरह से था, कहाँ से क्या बरामद हुआ और इसके अहाते में क्या सूरत हाल थी। 2 चारपाइयाँ मौजूद हैं कि जहाँ पर ये दोनों भाई अक्सर आराम किया करते थे। और आखिर में हमने आपको वो गड़ा दिखाया कि जहाँ पर पुलिस के आने से पहले शुबा हुआ कि पुलिस की टीम यहाँ पर आ सकती है, तो जो बच्चा था जिसको पका कर खाया जा चुका था उसके सर को यहाँ पर जल्दी में दफनाया गया, ऊपर मट्टी डाली गई ताकि पुलिस को पता ना चल सके। ये सूरत हाल आपको हमने यहाँ से बयान की। नाज़रीन, बहुत देखकर सुनकर दुख और अफसोस हो रहा है और मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं इस पूरे अमल को किन अल्फाज में बयान करूं। मुजम्मत तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन ये मुजम्मत से भी कहीं गुना ज़्यादा बुरा फेल है, मकरूह फेल है, जिसकी कहीं दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। इसके साथ ही हम आपको लिए चलते हैं उस कब्रिस्तान की जानिब के जहां पर ये दोनों भाई रात की तारीकी में अंधेरे में जाते रहे हैं, कब्रों में से लाश को निकाल के बेहुरमती करके अपने घर लाते रहे हैं और अपने मकरूह फेल अमल में इस्तेमाल करते रहे हैं। नाज़रीन, अब हम पहुंच चुके हैं उस कब्रिस्तान में कि जहां से ये दोनों भाई फरमान और आरिफ लाशों को कब्रों में से निकालते रहे हैं और निकाल के फिर घर लेके जाते थे, बेहुरमती करते थे। ये कब्रिस्तान बहुत बड़े इलाके पे ये फैला हुआ है, ये जंगल है जहां पर ये कब्रिस्तान बना हुआ है और काफ़ी तादाद में कब्रें हैं, लेकिन बीच में काफ़ी ऐसी जगह भी हैं जो बिल्कुल खाली है। और इस जगह को देखते हुए जो कब्रिस्तान का पूरा इलाका है, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि यहाँ पर दिन में भी बहुत कम लोग आते होंगे, तो रात में तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि रात की तारीकी में, अंधेरे में यहाँ पर कोई आए। जिस कब्र पे अभी मैं ये सामने खड़ा हूँ, मौजूद हूँ, यही वो कब्र है कि जहाँ से इन दोनों भाइयों ने 3 साल पहले एक बच्ची की लाश निकाली थी और दफनाए जाने के फ़ौरन बाद ऐसा हुआ। इसकी तफसील जानने के लिए हमारे साथ रिश्तेदार मौजूद हैं और इनका ताल्लुक़ उसी घर से है कि जिनकी ये बेटी थी। मुझे ये बताइए कि ये बच्ची की उम्र कितनी थी कि जब इन दोनों भाइयों ने उसकी लाश कब्र में से निकाली? सर 13 साल। 13 साल उम्र थी। 13-14 साल। और कितने दिनों के बाद, कितने दिन दफनाए जाने के बाद ये लाश निकाली गई? दिन को दफनाई थी, सुबह चेक की तक कब्र खुली हुई थी, तो लाश नहीं थी। अगले दिन ही दफनाए कि जिस दिन दफनाया उसके अगले दिन ही यहाँ पर आप लोग आए तो आपने देखा कि कब्र खुली हुई थी? कब्र खुली हुई थी।
ये रस्मी तौर आना सवेरे सर आया कौन आई कबर दी लाश असा गए उतना सब थोड़ा बहुत पहले भी शक था, लोग नहीं मानते थे हमारी बात भाई ये कूड़ मारते। वो सारा सब गए उन्होंने घर जमींदार इलाके दे सारे इलाके दे उन्होंने निठे लड़की दी लाश सामने पई इथों लात कट्टी हुई है सर, बहु बेहुरमती थी पई है सर, बस लातें कटी हुई थी। जी हाँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का। नाज़रीन आपने तफसील जानी कि जैसे ही इस बच्ची को यहाँ पर दफनाया गया और ये कम उम्र बच्ची थी, दफनाए जाने के अगले ही रोज़ रात की तारीकी में ये दोनों भाई यहाँ पर आए और यहाँ से आकर ये लाश अपने घर ले गए और बच्ची के जिस्म पर इनको जैसे कि रिश्तेदारों ने बताया कि ज़रब लगी हुई थी, एक टांग नहीं थी। इस कब्रिस्तान की आपको तफसील बताते हुए ये कब्रिस्तान जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है, हर तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, झाड़ियां हैं, एक जंगल का सा समा है और दूसरी तरफ ये महकमा जंगलात का इलाका भी है। और इस कब्रिस्तान में किसी का आके इस तरह की कार्रवाई करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि खामोशी है, सन्नाटा है। दिन में भी कोई इक्का दुक्का यहाँ से कोई शख्स गुज़रता हो तो गुज़रता हो, या कोई ऐसा शख्स आ जाए कि जिसका कोई अपना प्यारा यहाँ पर दफनाया गया हो, वरना उसके अलावा यहाँ पर लोग नहीं आते और रात में तो बिल्कुल भी नहीं आते। यहाँ पर अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे यहाँ पे गड़े मौजूद हैं जो लग यूँ ही रहा है, क्योंकि ये कब्रिस्तान है, कि ये कब्रें थीं जिनकी ये खस्ता हालत है और ये छोटे बच्चों की कब्रें थीं जिनकी खस्ता हालत है और इनका ख्याल नहीं किया जा सका और फैमिली से गालिबन ऐसी थी कि जो इन कब्रों को पक्का भी नहीं करा सके। हमारे साथ यहाँ पर कब्रिस्तान के चौकीदार मौजूद हैं। बाबा कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक है बाबा। मुझे ये बताएं कि ये जैसा कि अभी मैं इन दो कब्रों की बात करूँ, ये कब्रें ही थी ना? जी जी कब्र जी, बच्चों की कब्र है, 10 साल का, 12 साल का, 13 साल का। तो क्या हुआ, ये तो अब बिल्कुल खाली है कब्रें? कब्र खाली भाई, पेट थक जाए, कहीं नहीं सुनी सारी। ये दूजा साल ये कारोबार थे पे कई साल नहीं सुनी, तो सब कुछ पेट डाड़ थके जाए। किसी ने नहीं सुनी आपकी? नहीं सुनी। मुर्दा खोर है फमा, इसने मुझे कई दफ़ा आकर धमकी दी है, लेकिन मैंने मुकामी इंतजामिया को सबको बताया जो यहाँ के बासर सियासी हैं, लेकिन उन्होंने आज तक किसी की सुनी नहीं। ये फरमान की बात कर रहे हैं या आरिफ? फरमान की कि फरमान ने आके इनको डराया धमकाया भी है? अभी तुमने मुझे पकड़ना नहीं है और मैं आता हूँ लेके जाऊँ, तुमने मुझे रोकना कोई नहीं है। अच्छा, तो किसी को बता ही देते? बताया जाए, सारा को बताया जी, सारा इस पास बचाए, बस वो बात आधे बार निकल गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जिस तरह से ये कब्रें हैं, ये भी कब्र थी, बच्चे की थी, वो भी सामने एक बच्चे की कब्र थी। ये बना के बंधन, ये सर जी बना के बंधन, पीछे इनको जोड़ के बंधन, ये बारिश बीच में ढाए गए। बारिश की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें से भी लाश निकाली गई हो? वो निकाली गई है पहले निकाली गई है लाश, निकाली गई जी। नाज़रीन आपने तफसील सुनी कब्रिस्तान से कि वो हमने आपको कब्र दिखाई जहां पर अब से 3 साल पहले इन दोनों भाइयों ने लाश निकाली थी। जो रिश्तेदार हैं उस बच्ची के, उन्होंने बताया कि किस हालत में उनको फिर लाश मिली और फिर दोबारा से दफनाया गया। ये दीगर और कब्रों का आपने हाल सुन लिया। इस कब्रिस्तान की पूरी तफसील कि ये कहाँ पर वाक़ई है और इसके इर्द गिर्द जंगलात हैं और इन्हीं जंगलात को इस्तेमाल किया जाता रहा। और बाबा जो यहाँ के चौकीदार है उसके कहना है कि मुझे कई मरतबा डराया धमकाया गया कि तुमने किसी को बताना नहीं है, शोर नहीं करना है, हमें रोकना नहीं है, नहीं तो हम तुम्हें भी नुकसान पहुँचाएंगे। और बाबे को यहाँ पर यह भी ख़तरा था कि अगर मैंने इनको रोका तो उनके हाथ में औजार हैं, छुरी है, तो कहीं मुझे ही ना मार दें। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं जी मुतलका थाने की तरफ और वहाँ पर गिरफ्तार मुलजिमान आरिफ और फरमान से गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये फेल कि जिसके बारे में जितना भी इसकी मजम्मत की जाए कम है और जिसके बारे में अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये जानवर हैं, तो दूसरी तरफ जानवरों से अगर मवाजना किया जाए तो कोई जानवर भी किसी मुर्दा जानवर के साथ ये सलूक नहीं करता कि जो ये करते चले आए हैं। चलिए चलकर मुलाकात करते हैं और गुफ्तगू करते हैं गिरफ्तार मुलजिमान से। ये भी सुनने में आया कि कुत्ते भी खाए हैं? जी हाँ सर, अब भी मैंने जी 2-3 कुत्ते मेरे जी घर में आ गए थे, उनको जी मैंने ज़िबा करके जी पानी की कमी हो जाती है। नाज़रीन मुतलका थाने में वो मौजूद हैं, हम उस जगह पे मौजूद हैं कि जहाँ पर वो तमाम
सामान जो उस घर से बरामद हुआ मौजूद है, जिसमें मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर बेलचा भी मौजूद है, उसके अलावा कढ़ाई, और उसके अलावा ये जो इंसानी अज़ा पकाए जा रहे थे वो यहाँ पर उस कढ़ाई में मौजूद हैं और साफ दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर खड़ा होना और खड़े होकर बात करना नामुमकिन है। अमीर खान साहब, कुछ वक्त दीजिएगा, बड़ा मुश्किल है यहाँ पर खड़ा होना, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप अगर ये तफसील बयान कर सकें कि ये इंसानी अज़ा ये हैं वो जो कढ़ाई में मौजूद हैं, जो ये दोनों भाई पका कर खाते रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये वही है जो सर मिला था, उसका दूसरा जो हिस्सा है सर के नीचे वाला, ये वो पका के कुछ खाया है उन्होंने, ये बाकी बचा हुआ था जो वहाँ उनके मकान से जो है ना बरामद हुआ है, और ये हम लेकर आए। सर किधर है? सर जो है ना उसका पार्सल बन चुका है। और ये जो बाकी सामान है यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये सामने ये सारा जो है ना, ये कोई प्लेटें हैं, कोई कढ़ाई वगैरह, ये सामान जो है ना सारा वो वहाँ से बरामद हुआ है। उनका ये बेलचे वगैरह, ये बेलचा इस्तेमाल करते थे, ये कुल्हाड़ी है जिससे। नाज़रीन, ये वो बेलचा है कि जो ये दोनों भाई इस्तेमाल करते रहे हैं कब्र की खुदाई के लिए। इस बेलचे के अलावा यहाँ पर ये क्या है? ये कसी है। ठीक है, और वो कुल्हाड़ी किधर है? ये कुल्हाड़ी है। ये वो कुल्हाड़ी है कि जिससे ये दोनों भाई जो हैं वो इंसानी अज़ा के टुकड़े करते रहे हैं, और टुकड़े करने के बाद उनको, या देखिए कि ये बाकी सामान है कि जो पकाने के लिए भी इस्तेमाल होता रहा। ये तमाम वो चीज़ें हैं, तमाम वो अशियाँ हैं जो घर से बरामद हुई हैं। और ये मैं यहाँ पर अपने सामने देख सकता हूँ कि ये अस्तगफिरुल्लाह, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मनाज़िर मुझे देखने को मिलेंगे कि मेरे सामने कढ़ाई में इंसानी गोश्त, किसी जानवर का गोश्त नहीं, बल्कि मेरे सामने कढ़ाई में ये इंसानी गोश्त है जो ये दोनों भाई ये वक्रू फेल करते रहे हैं। और ये इंसानी गोश्त, इंसानी लाश जो है वो कब्र से निकाल के उसकी बेहुरमती करके अपने घर लेके जाते रहे हैं। और खड़े नाज़रीन, आपने देखा है कि ये इंसानी गोश्त पकाया जाता रहा है, और ये जो अब करते रहे हैं, अब उनसे चलकर बात करते हैं और जानते हैं कि ये कौन लोग हैं। नाज़रीन, हमारे साथ अब वो दोनों गिरफ्तार मुल्ज़िमान मौजूद हैं, फरमान और आरिफ। ये वही दो दरिंदे हैं कि जो कब्रों से लाश निकाल कर उनको पकाते रहे हैं और खाते रहे हैं। अब इनसे जानते हैं कि ये सब क्यों किया जाता रहा है, जबकि पहले भी किया, सज़ा हुई, रिहा हुए, लेकिन इस्लाह नहीं हुई और वही काम जारी रखा। इनसे बात करते हैं। फरमान, ये बताओ कि ये कब्रों से मुर्दे निकाल के, उनकी लाशें निकाल के उनको पका कर खाने का काम ये कितने अरसे से कर रहे हो? जी मुर्गे वगैरह खाते हैं जी। सब्र करो ना, मैं अभी भाई से बात करूँ ना तुम्हारे फरमान से, उसकी तरफ भी आ जाऊंगा कि क्या क्या कुछ खाते हो और क्या नहीं खाते हो, तुम्हारी खुराक क्या है, उसकी तरफ मैं बाद में तफसील में आऊंगा। मैं पहले बड़े भाई से बात कर लूँ। तुम्हें ज्यादा जल्दी है? जाना है कहीं? जल्दी है जाना है? कोई इंतजार कर रहा है? जी हाँ, मुर्गे। कौन इंतजार कर रहा है? मुर्गे वगैरह खाते हैं जी। कभी देसी होते हैं, कभी फार्मी होते हैं जी। तो मुर्दा लाशों को मुर्गे बोलते हो? नहीं, मुर्दा लाशें तो जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। फरमान, तुमसे जो मैंने सवाल पूछा मुझे उसका जवाब दो। लाशों को कब्रों से निकाल के ये उनको पका कर खाने का काम कितने अरसे से कर रहे हो? ये सर जी कोई हो गए 2.5 साल जी पहले हमने सेंट्रल जेल में गुजारे हैं। जिस दिन का आया जी फिर लाड जख्मी हो गई थी। अब तक जी मैंने एक से बच्चा निकाला है। जेल में गए हो 2.5 साल से पहले, जी जाने से पहले क्या करते रहे हो? तब कितनी लाशों को निकाला था कब्र से और उनके जिस्म के टुकड़े करके उनको पकाते रहे हो? 5-6 जी बच्चे थे जी पहले। 5-6 बच्चे ही थे? जी हाँ। अच्छा, बच्चों को निकाल कर लाने की कोई खास वजह होती थी कि बच्चे ही निकालते थे? जी हाँ सर, मुख्तलिफ हिफाजत के लिए जी खाना करना पड़ता है सर। कब जाते थे? रात में जाते थे कब्रिस्तान? जी हाँ सर। अकेले जाते थे? भाई भी जाता था? अकेला था। और कब्र की खुदाई भी खुद ही करते थे?
जी हाँ सर। पूरी कब्र खोद के निकालते थे या कब्र का कुछ हिस्सा के, ताकि उसमें बस निकाल सको किसी तरीके से लाश को? नहीं जी, पूरी कब्र खोल। पूरी कब्र? जी सर। तो वहां पर कब्रिस्तान में चौकीदार नहीं होता था? होता था जी। उसने पिछली दफ़ा जी मुझे भी दिन में जी गया उधर जनाजे पर जी, इधर थप्पड़ मारा मुझे, आके इधर ना आया करें। और तुमने उसे डराया धमकाया कि मेरी तरफ ना आना, नहीं तो नुकसान पहुंचाऊंगा? नहीं जी, मैंने उसे नहीं। वो तो यही कहता है चौकीदार, वो जो बाबा चौकीदार है जी हाँ, वो यही कहता है। हाँ, हाँ, वो यही कहता है। नहीं सर जी, मैंने। अच्छा, फिर उसके बाद वहां से लाश को निकाल के घर कैसे लेकर जाते थे? तोड़े में पा के। तो लाश को उसी वक्त जो है वो उसके वहीं पर टुकड़े कर लेते थे, जिस्म के टुकड़े उसी वक्त कर लेते थे कब्रिस्तान में? नहीं सर जी। हाँ, घर लेकर आते थे। और फिर रखते कहाँ पर थे, किस कमरे में रखते थे? उधर ही जी घर आपने। 3 कमरे हैं ना, तो बीच वाला जो कमरा है जहाँ पर आराम भी करते हो, जहाँ पे पलंग भी है, जी हाँ। जहाँ पे संदूक भी पड़े हुए हैं, जी सर। वहां रखते थे? जी सर। तो वहां उस कमरे में गुजारा तुम्हारा कैसे होता था? उससे बदबू नहीं आती थी? बदबू आते थे जी, हम फिर बाहर निकल जाते थे सर। करते किस तरह से टुकड़े थे? चाकू के साथ जी। इससे पहले, जब तुम जेल जाने से पहले, जब तुमने लाशों को कब्र से निकाला था, तुम्हारे अपने 7 बच्चे थे। जी सर। उसमें से 2 की वफात हुई थी। जी सर। अपने 2 बच्चों के साथ भी ऐसे ही किया था? नहीं सर जी। तो वो तुमने नहीं किया था? नहीं सर। और जब कभी कहीं से लाश नहीं लेकर आ पाते थे, कुछ खाने को नहीं मिलता था, तो क्या कभी ये भी सुनने में आया कि कुत्ते भी खाएं? जी हाँ सर। अब भी मैंने जी 2-3 कुत्ते मेरे जी घर में आ गए थे। उनको जी मैंने ज़िबा करके जी, पानी की कमी हो जाती है जी। पानी की जिस्म में कमी हो जाती है? जी हाँ सर। तो इस वजह से घर में जो कुत्ते आए तो कुत्ते भी खा लिए? जी हाँ सर। तो ये सब कैसे करते थे? तुम्हें इंसान तो कहा जा ही नहीं सकता है। कहाँ ऐसी मिसाल मिलती है कि इंसान जो है वो कुत्ते जैसे जानवर को ज़िबा करके उसको खा जाए, लाश कब्र से निकाले, कब्र से लाश निकालने के बाद उसके जो है टुकड़े करके उसको पकाए? क्या करें सर जी, मुख्तलिफ अद्वियात से बचने के लिए गवांडी जो हैं वो हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। क्यों, क्या कहते हैं वो? जी क्या कहते हैं? भाई जी रहने नहीं देते सैन में, कहते हैं आप यहाँ से जगह ही छोड़ जाएं। तो ये पकाते कैसे थे? हंडी में पका लेता सर। कौन पकाता था? तुम पकाते थे, तुम्हारा भाई? मैं खुद पका लेता था सर। तो तुम्हारा भाई साथ में खाता भी था? जी हाँ सर। खाता था? जी। तो अभी इसका मसला क्या है? ये बड़ा नाराज लग रहा है। ये जी पागल है जी, ये तो आप नस्वार इधर डालेंगे ना, ये चुप के मुंह में डाल लेगा। तो मैं अगर हाथ पूरा अंदर करूंगा तो मेरा हाथ भी मुंह में डाल लेगा? नहीं सर जी। फरमान, ये बताओ कि जब अब रिहा हुए जेल से और उसके बाद ये दोबारा तुमने ये काम शुरू किया है, तो अब तक रिहा होने के बाद कितने बच्चों के साथ ये कर चुके हो? सिर्फ एक ही जी निकाला है। एक ही बच्चा निकाला? कहाँ से निकाला था? उधर जी अपने कब्रिस्तान। उसी कब्रिस्तान से जहाँ से पहले निकालते रहे हो? जी हाँ सर। किसका बच्चा था? यासीन है जी, पोपू वाला यासीन, जवैद। उम्र कितनी थी बच्चे की? छोटा सा था जी, 1-2 दिन। छोटा बच्चा था? जी। तो तुम्हारे अपने भी तो बच्चे हैं ना? जी हाँ सर। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं और 3 बच्चियाँ। हमेशा क्या करते रहे हो? तरीकाकार क्या होता था कि पहले जिस्म के जो बाकी हिस्से हैं उनको अलहदा करके उनको पकाते थे, या और सर को छोड़ देते हो हमेशा, या इस दफ़ा सर का इस्तेमाल हमेशा होता है, सिर्फ इस दफ़ा करने में देर थी और उससे पहले पकड़े गए? नहीं सर जी, मैंने जानबूझ के रखा है था जी घर में। क्यों रखा जानबूझ के? मेरी जी हकरसी नहीं हो रही जी। कैसी दादरसी? ये जी बच्चे दर पदर जी रूल रहे हैं उधर। तो वो तो तुम्हारी वजह से रुल रहे हैं ना, तुम्हारी हरकत की वजह से रुल रहे हैं, तुम्हारे अमाल का वो नतीजा है। वो तुम्हारे पास आकर क्यों रहे? अच्छा, तुम जो ये गोश्त बनाते थे ना, ये देखो, यही है ना, यही है ना, ये देखो, यही बनाते थे ना? कि मैं कुछ गलत बात कर रहा हूँ? यही बनाते थे गोश्त? ये कढ़ाई तुम्हारी है ना? जी हाँ सर। ये तुमने बनाया ना? जी सर। कैसे बनाया है? कैसे बनाया है बताओ जी। ये तो मैंने जाके देखा है, मुझसे वहां पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, मुझसे वहां पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तुम लोग वहां पर कैसे रहते थे? उस कमरे में कैसे जिंदगी गुजार रहे थे? उस घर में कैसे जिंदगी गुजार रहे थे? और ये बनाते कैसे थे तुम? करीब से दिखा दूं? रात को जी। फरमान, करीब से देख लो, देखिए नजर आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल यही हुई।
यही है ना? जी हाँ सर। ये कढ़ाई तुम्हारी है? जी हाँ सर। ये तुमने बनाया? जी हाँ सर। तुम पहचानते हो? नहीं जी, हम से पर्दे में होता है जी। हाँ, घर में पर्दा चलता है। जी हाँ। बड़े भाई का छोटे भाई से पर्दा है, नहीं जी, हाँ। बड़े भाई का छोटे भाई के, बड़े भाई के अमाल का छोटे भाई से पर्दा है। ये जी मानते नहीं है कोई बात, क्या करें तो अपने तरीके से समझा लो ना, जिस तरह खिलाते थे उस वक्त भी बात नहीं मानता होगा, कहते होगे खा लो, वो कहता होगा मैंने नहीं खाना है, तो फिर मना के खिला ही लेते थे। मनाओ फिर। क्या करें जी, छोटा भाई है जी, मारा भी नहीं जाता जी। ख्वाहिश तो यही है कि तुम्हारे साथ जो भी सलूक हो ना, वो सरेआम होना चाहिए सड़क पे, या तुम्हें सरेआम सड़क पे फांसी दे दी जाए। आप जी माफ भी आप ही कर सकते हैं जी यार। मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने ये पूरी तफसील जानी कि किस तरीके से ये दोनों भाई लाशों को कब्रों से निकालते रहे, कब्रों से निकाल कर उनको घर लाके उनके टुकड़े करके उनको पकाते रहे और खाते रहे। और इनकी नज़र में ये सब करना दुरुस्त था, और इनकी नज़र में ये इसलिए किया जा रहा था क्योंकि और पड़ोसी सही इनसे बर्ताव नहीं कर रहे थे, इनके पास और कोई तरीका नहीं था। घर में अगर कोई कुत्ता भी आता था तो उनके बकौल ज़िबा करके वो भी खा लेते थे। इनको इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। इन लोगों को सज़ा तो होनी ही चाहिए, लेकिन अब ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि दोबारा आकर माशरे में ज़िंदगी ना गुजारें, हम लोगों में ये ज़िंदगी ना गुजारें, वरना ये हमारे लिए थप्पड़ होगा कि अगर ये आके दोबारा से इसी तरह से आज़ादाना घूमना शुरू कर देंगे। क्योंकि इन्होंने जो किया है वो पहले भी खौफ व हरास था और अब भी खौफ व हरास है, और अब जो इन पर दफ़ा लगाई गई है उस दफ़ा के मुताबिक इनको उम्र भर जेल में ही सड़ना चाहिए। क्योंकि अगर जेल से बाहर निकलेंगे तो मेरे जैसे बहुत से लोग हैं वो अपने तरीके से इनके साथ मामलात को दुरुस्त कर लेंगे, यानी कि इनको सरेआम फांसी भी देंगे, इनको मारेंगे भी, इनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े इनके सामने करेंगे और बारी बारी करेंगे, ताकि एक भाई होते हुए टुकड़े देखे और दूसरा भाई भी होते हुए टुकड़े देखे, ताकि उनको अंदाजा हो कि ये करते क्या रहे हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाजत। जाते जाते हमारा ईमेल एड्रेस हम लोग @sama.tv। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।